हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की जो क्लास है उसमें जैसा कि मैंने ग्रुप पे डाला हुआ था 2021 और 2022 में, अभी लेटेस्ट में पिछले साल और उसके पिछले वाले साल में जेई से रिलेटेड मतलब जेई एडवांस में जो जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया, पेन के निकल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 का है, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। सर इसका तो जो कॉमन रीजन है वो तो अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। एक सर आपको मैंने क्वेश्चन भी भेजा हुआ इंटीग्रेशन वो लास्ट में करा देना या फिर आइडिया बता देना कैसे होता है। हाँ, एक सेकंड, ये दिक्कत क्या है, पेन पे। अच्छा, हाँ, ट्राई कर लिया क्या सबने? हेलो, यस सर। बाकी लोगों ने? अरे बाकी लोग क्लास में हो या नहीं हो, करनी क्लास की नहीं करनी है? सर कर रहे हैं। तो फिर आया ना, जवाब दो ना कि हाँ सर कर रहे नहीं कर रहे। कोई कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब तो दिया करो, बोल दिया करो कि हाँ सर कर रहे हैं। सब लोग ट्राई करो। देखो, ये 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। अरे यार, चल क्यों रहा है आज? एक मिनट, इसको सॉर्ट करता हूँ। हो गया इसमें। जिसका आंसर आ जाए बता देना, फिर डिस्कस हम कर लेंगे फटाफट। सर मेरा आंसर ये आता सर मेरा ये आ रहा है। ए आ रहा है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना है। ए आ रहा है सबका क्या? नो सर। ठीक है, लेट अस सी देन।
ठीक है, चलिए करते फटाफट इसको। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो भी इनइक्वालिटी उनको सबको प्लॉट कर लेंगे। ये आपका आया था जेई 2021। तो फटाफट देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। पहला रीजन जो 0 से 9/4, फॉर एग्जांपल 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 0 से 9/4 मतलब मान लो यहाँ तक होगा, इस पॉइंट को 9/4 बोल दिया। y की वैल्यू 0 से 1, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब इसमें, तो इस बॉक्स के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। तो अच्छा, x की वैल्यू, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख के रख के देखो। अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो y की वैल्यू 1 पे x 3 आ रहा है, मतलब कहां से जाएगा पॉइंट, ग्राफ थोड़ा आगे से चल जाएगा। ये आपकी होगी x इक्वल टू 3y लाइन। y को 1 रखने पे x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, दूसरी लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे कहीं होगी, तो उसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये लाइन हो गई वो। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया था, y 0 और y के 1 के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों के पॉइंट कहां पे, x ग्रेटर देन 3y। तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, या तो इस लाइन के ऊपर आएगा या तो इस लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 3 रख दोगे और y की वैल्यू अगर 0 रख दी, ये वाला पॉइंट अगर रखा, तो y की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 ग्रेटर देन जो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के नीचे वाले रीजन होगा। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ओरिजिन रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा। ठीक है, तो इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके अंदर, तो ये वाला रीजन आ रहा है। यस बोलो, सर। सबका ये रीजन आ रहा था। हाँ, अब या तो वर्टिकल लाइन लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ठीक है, या तो वर्टिकल लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस रीजन में आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मान लो वर्टिकल लाइन ली, तो यहाँ पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कर्व ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन उसके बाद कर्व क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 2, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये आपको निकालना पड़ेगा इस लाइन को सॉल्व करके। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, 3/2 1/2 x इक्वल टू 3y को सॉल्व अगर आप साथ में सॉल्व कर लोगे, तो देखो यहाँ से 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है ना, आपने 4 लिख दिया। ठीक है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा y इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 रख दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन देख लो फटाफट कहां से कहां तक होगा, 3/2 से लेके 2 तक। 3/2 से 2 में एक ऊपर रेड वाली लाइन है, नीचे ब्लू वाली लाइन है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व माइनस, अच्छा वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो y dx होता है, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या लेते हैं, y dx। तो अपर कर्व का y कितना है, अपर कर्व का y कितना है, x/3 है, माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस x। ये समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन क्या होता है, y dx इंटीग्रेशन होता है वर्टिकल स्ट्रिप में। तो वर्टिकल स्ट्रिप में y dx, जहां जहां भी y की वैल्यू वो पुट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो अपर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, x/3, लोअर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर आगे 2 से लेके कहां तक जाना है, 9/4 तक। तो 2 से लेके 9/4 तक इंटीग्रेट करोगे, तो वहां पे तो अपर कर्व ही है और नीचे लोअर कर्व में क्या है, y इक्वल टू 0। तो अपर कर्व में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/3 dx। यही किया था आप लोगों ने। यस सर। यस सर। इससे ऑप्शन क्या ए आ रहा है, यस सर। सर मैंने डिटर्मिनेंट से किया था। डिटरमिनेंट से क्या, ट्राइंगल बना के। यस सर। सर वो चौथा पॉइंट भी निकल गया था, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो 2 ट्राइंगल बन गए और दोनों का डिटर्मिनेंट में पुट करके एरिया निकल गया था, तो डायरेक्ट 11/30। ठीक है, कर सकते हो, बाकी ट्राई करना एरिया अंडर कर्व का यूज करो, है ना। अगर क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो फटाफट इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। सर ये 2 पॉइंट के बाद हमारा लोअर कर्व चेंज हो गया, इसलिए हमने अलग में लिया है। हाँ, जब भी कर्व चेंज होता है अलग ही तो करते हैं, एक ही कर्व में थोड़ी करेंगे। लोअर कर्व चेंज हो गया ना, इसलिए इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। लिमिट्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक। जब भी आपका लोअर कर्व होगा चेंज होता है, तो लिमिट्स को आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो। आया ना,
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये करो जेई 2022 लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में। डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। कंसीडर द इंटीग्रेशन 1 से e ln x रूट ऑफ ln x इनटू इस तरह से दिया हुआ dx इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। नो a, मतलब a की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, एन इंटीजर a सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, और इस तरह से। चेक करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़ लो समझ लो फिर मैं सिखाता हूँ, ट्राई करो खुद से, नहीं तो एक बार। देखो यहाँ पे पावर 3/2 दी हुई है, सर ln x की पावर 3/2 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको t मानोगे तो क्या ये dt में चला जाएगा? यस सर। वेरी गुड, ये ऑब्जर्वेशन अगर कर लोगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे ln x की पावर 3/2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3/2 आगे आ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। तो अल्टीमेटली अगर इसको t माना तो मेरा कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो करो इसको आगे सॉल्व। तो इस पूरे को a माइनस ln x की पावर, यही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। तो अभी मैं आज जितने भी जेईई एडवांस में 2022 और 2021 में जो क्वेश्चन एक्चुअली आए थे तो आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन क्वेश्चन सिलेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन, अब देखो ये क्वेश्चन टफ था क्या? नो ये वाला नहीं था ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे टारगेट करना है कि अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करो, शांति से करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और फाइनली आंसर टिक करके आओ। देखो वो कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन जरूर रखेंगे जिसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आंसर निकालोगे, वो ऑप्शन भी आपको कहीं ना कहीं रहेगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर्ली सॉल्व करो। ठीक है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिया क्या कि पावर 3/2 ऊपर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसको सॉल्व आगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3/2 आगे आ जाएगा, log ऑफ x की पावर हो जाएगी 1/2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, सही है ना? हाँ, अब यहाँ पे लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला तो ये 2/3 उधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये सही किया ना अपन ने डिफरेंशिएशन? ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? इधर dt बना गया और एक -2/3 यहाँ चला गया। लिमिट्स एक बार चेक कर लेते हैं। x को 1 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। a, t की वैल्यू कितनी आएगी? a, और x को e रखने पे, e रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? a माइनस 1। ठीक है, तो आपकी लिमिट्स आ गई। सर मैंने सिर्फ लॉग वाले टर्म को ही लेट किया है, मतलब a माइनस के साथ लेट नहीं किया था इसलिए। पूरा ही करो ना तो ज्यादा सही रहेगा, फिर a को क्या करोगे? अलग करोगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? टी स्क्वायर, ब्रैकेट, दो ब्रैकेट नहीं आएंगे, नहीं तो दो टर्म्स आ जाएगी, फिर टी स्क्वायर बचेगा। और ये इस x, यहाँ पे x भी है, x को कैसे, अच्छा ये इसका डिफरेंशिएशन में 1/x भी आएगा ना? यस सर। सर वो भी कंपेंसेट हो ही जाएगा। हाँ, तो वो 1/x भी हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यही बच रहा है शायद, देख लेना। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? -2/t³। ठीक है, टी देखो, टी की पावर क्या है? -2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होगा ना? यस सर, यस। तो फिर तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3 1/t, a से लेके a - 1, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2/3 अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
चेक करते जाना, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेशन हमको किसका 1 के बराबर दिया हुआ है ना, तो इसको इक्वल टू 1 कर देना। तो यहाँ से बताओ ये कितना आ रहा है, यहाँ से क्वाड्रेटिक कुछ बन रही है क्या? ये सर क्वाड्रेटिक बन रही है बताना Yes, क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है? 3a² सर एक बार एक ही रिस्ट्रिक्शन ये -2 = 0। वेरी गुड। यहाँ से ए आपका आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac करोगे तो 33 अपॉन 2a दैट इज 6। यस सर, यहाँ तक आ गया। एक बार हाँ। सर वो दिखाना। हाँ अब ऑप्शंस देखो। ए पे जो रिस्ट्रिक्शन थी। तो आप मुझे फाइनल आंसर सोच समझ के बताना क्या आएगा, ठीक है। सर सी पार्ट। सिर्फ सी है कि और कुछ भी है? ए मेरा जो आया मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर डी भी होगा। सी और डी। हाँ तो जो भी आंसर, एक आंसर सोच, पूरा फाइनली सोच के बताओ। सी और डी होगा। बाकी लोगों का भी यही आ रहा है? अच्छा सी समझ में आ रहा है, इरेशनल नंबर है तो ये तो सही है। मोर देन वन वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो सी और डी। क्या क्लियर है? यस सर। यही आंसर है इसका वैसे, सी और डी है। अब देखो 2022 का क्वेश्चन एडवांस का, दिखने में अजीब दिख रहा था लेकिन पहला स्टेप आपने पहला स्टेप में पूरा क्वेश्चन उड़ा दिया। ये जेई एडवांस लाइक क्वेश्चन था क्या? नो सर। दिख रहा आपको? ये तो 2022 मतलब पिछले ही साल आया हुआ ये क्वेश्चन है। पेपर आपका सेकंड या फर्स्ट पेपर में था जो इसमें भी था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर देके जाएंगे, ठीक है, प्लस 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसका आंसर था सीओडी। तो सिंपल अपन ने क्या करा, नीचे वाले को टी माना, सबको डीटी में चला के, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? सर एक बात पूछनी है। यस सर। ठीक है जल्दी पूछो। सर मल्टीपल करेक्ट में जैसे अभी एक क्वेश्चन करा उसमें 4 ऑप्शन थे, चारों ठीक थे, लेकिन उसमें ना सर एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें पूरा आंसर दे रहे थे और बाकी 3 में अधूरा अधूरा आंसर था, लेकिन वो भी सही था। तो चारों मार्क करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? मैंने अभी कुछ नहीं था उसमें सर, हमें -∞ से ∞ तक पूरा में डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था। एक ऑप्शन ये भी था और बाकी में ठीक उसमें है वो छोटे क्वेश्चन अपन देखते हैं उस क्वेश्चन पे आएंगे। चलो ये ट्राई करो पहले, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आज बहुत सारे क्वेश्चन करवाने मुझे, इसलिए थोड़ा आप लोग भी फास्ट हो ना, फटाफट आंसर देते रहना, ठीक है। जितना आप लोग फास्ट हो गए मैं उतना क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी 6 बजे फिर से क्लास है। अगेन जेई एडवांस 2022, लगाओ दिमाग, सर बाय पार्ट्स। सॉल्व करो अपने हिसाब से। अभी बोलो मत कोई भी, सोचो, फिर मैं पूछता हूँ तब बताना। ये क्वेश्चन आपके सामने आया मान लो जेई का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा कहाँ पे हुआ है? इसका आंसर जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। सॉल्व करो इसको। सब लोग ट्राई करेंगे। तो क्लियरली देखो, 2 क्वेश्चन अपन ने किए पिछले साल के, 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जितने भी किए। अच्छा इसको कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप, ये दोनों जो चीजें दी हुई है? सर बेस 2 में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे बेस 2 x की पावर 3 + 1, यहाँ पे बेस 2 की पावर x और पावर 1/3। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में, कहीं ना कहीं इनमें आपस में कुछ ना कुछ अच्छा रिलेशन दिख, ऐसा है शायद।
बेस 2 या एक्स क्यूब प्लस 1 दिया और यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 की पावर वापस 1/3, मतलब पावर भी वो ये रेसिप्रोकल और ये है, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों में आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है। सर अगर मैं log 2 एक्स क्यूब प्लस 1 को t मानूं ठीक है, तो सर एक दूसरी पावर मिनट, एक मिनट लिखने दो मुझे। log 2 एक्स क्यूब प्लस 1 को t माना, हाँ ठीक है, तो सर x हमारा दूसरा एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, x आपका दूसरा एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगा, यही बताना था आपको। ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर t, यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 2 की पावर t माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 की पावर t माइनस 1 की पावर 1/3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही करो ना, एक काम करो, अगर ऐसे ही मानना है तो इसको फंक्शन ऑफ x या फिर y मान लो। अगर इसको y मान लिया मैंने, देखो ये क्या बनेगा, अगर ये फंक्शन को मैंने fx या फिर y मान लिया, लेट दिस इक्वल टू fx, ये कोई फंक्शन है fx, तो यहां से आ जाएगा दिस दिस, तो मतलब बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, ये उसका इनवर्स है सर। इनवर्स, वेरी गुड। अगर अब मैं x और y को इंटरचेंज कर दूंगा, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3, मतलब ये फंक्शन fx से यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन हो रहा है fx का, कोई फंक्शन fx का, और फिर यहीं पे उसी के इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। अब क्या करें, सर ई से मल्टीप्लाई से डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ पे, इसमें प्रॉपर्टी लगती है वैसे भी उसके बाद। सर इसमें अगर मैं log 9 डाल के देखूं तो 2 आ रहा है, दूसरे की लिमिट आ रही है, मतलब एक में लिमिट डालेंगे दूसरे की लिमिट आ रही है। हाँ, इसके अंदर log 9 के अंदर, सर अगर 2 की पावर x माइनस 1 वाले एक्सप्रेशन में log 2 बेस 9 डाले, एक मिनट, अपन ने यहाँ पे जब इसको अपन ने क्या बोला, y बोला, हाँ क्या कह रहे हो आप, सर अगर हम 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 में 1 डाले, हाँ 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सर 1 आएगा, पहले वाले की लिमिट भी 1 है। हाँ और सर log 2 9 डाले तो हाँ 2 आ जाएगा, हाँ जो उसकी लिमिट आ रही है। हाँ, इससे कुछ यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी लिमिट पुट अप करने की से वो वैल्यूज इसकी आ रही है। जिस सर हमने fx लिख किया था ना, तो हमने उसमें पुट करा 1 और 2 को, तो उसमें बगल वाले की लिमिट्स आ गई। नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा। इसको अभी के लिए पॉज रखो, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन और उसका इनवर्स का इंटीग्रेशन ऐड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ, या तो लेक्चर के बाद, नहीं तो एक बार इसको अलग से एक बार पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको अभी के लिए पेंडिंग रखने, तो यहाँ तक सब लोग लिख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस आएंगे इस पे, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी ने कॉन्सेप्ट यूज होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, फिलहाल बाकी ये ऑब्जर्वेशन ये बहुत अच्छा था कि यहाँ पे फंक्शन और उसका इनवर्स साथ में दिया हुआ, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, फिलहाल के लिए अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट, ये भी आया था अभी 2022 में। उस क्वेश्चन पर हम वापस थोड़ी देर बाद आएंगे, या फिर क्लास के एंड में वापस डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको एक बार देख लो कैसे करना है, फिर आगे बढ़े।
ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी सॉल्व करो इसको। सर एक्सपेंशन से करेंगे इसको। हाँ देखते हैं, एक बार तो सबसे पहले मैं इसको ना अलग अलग कर रहा हूँ, ये साइन इसको अलग रख रहा हूँ, इसको अलग रख रहा हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर दिया इसको, सर मैंने सबसे पहला स्टेप क्या क्या बताऊं? हाँ बोलो। सर मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। डिवाइड सर एक्स क्यूब से। क्यों? सर क्योंकि अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर को देखूं तो सर एक एक्स तो कट जाएगा, और सर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से हाँ ठीक है, हाँ लिमिट आप ऐसा बोल दो ना कि यहाँ फिलहाल आपने डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यही किया ना? यस सर सर। 5 का ठीक आंसर। है, इस हाँ ये कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, क्या ये 1 हो जाएगा? यस सर। सेम काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, ताकि एटलीस्ट अपने पास ये साइन का टर्म नीचे से हट जाएगा, तो दोनों जगह एक्स क्यूब बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सर 5 का आंसर। सर वो साइन एक्स बाय एक्स भी बन जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। एक मिनट इसको वापस लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा यहाँ पे भी अपन हटा सकते हैं क्या साइन एक्स को? यस सर, साइन एक्स बाय एक्स। एक्स बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वापस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा एक्स, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स, और नीचे क्या था एक्स क्यूब, तो एक एक्स भी कट जाएगा तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। यस सर। अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है, लिमिट है, हाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, अब क्या है ये, अब क्या करें? सर मैंने तो एक्सपेंशन लगा के कर दिया, 5 आंसर आ रहा है। एक्सपांशन, अच्छा ठीक है वो भी कर सकते हो। इसके बाद एक्सपांशन लगा दे क्या? हेलो बोलो सर ना। पहले उसमें एक्सप्रेशन में डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा दी। आपने e की पावर x क्यूब का भी एक्सपांशन यूज किया है क्या? यस सर। अच्छा सर ठीक। 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ तो e की पावर x का एक्सपांशन क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम आगे की वाली टर्म तो नहीं लेंगे, शुरू की दो टर्म से ही मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। तो 1 प्लस x, तो x मतलब x की जगह क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। हेलो आ रहा है समझ में सबको? यस सर। तो e की पावर x का एक्सपांशन यूज कर रहा हूँ मैं, तो e की पावर एक्सपांशन क्या था? 1 प्लस x, मतलब x की जगह x क्यूब और आगे वाली टर्म, और यहाँ पे इसका एक्सपांशन क्या होगा? 1 प्लस nx हो जाएगा। 1 + 1/3 x क्यूब। हाँ 1 प्लस x की पावर n का एक्सपांशन फॉर n इंडेक्स, n क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे देखो क्यूबिक तक ही चाहिए, तो 1 प्लस nx, तो इसको मैं 1 प्लस nx लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा ये बताना वापिस, बताओ। 1 + 1/3x। हाँ 1 प्लस 1/3x या फिर 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये बनेगा, और आगे कुछ और टर्म आएगी हायर पावर की। ठीक है इसका काम हो गया। यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 प्लस nx लिख दो इसको, तो हो जाएगा कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पे और बहुत सारी आगे वाली टर्म्स भी आएगी, वो आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट्स क्या है, 0 के टेंडिंग है। यहाँ पे भी क्लियर आप देखोगे तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? -1/2। चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। यस सर। यहाँ पे भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब कितना बचेगा? 4x³/3, और एक्स क्यूब भी उठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4/3। यही बच रहा है। यस सर। ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 - 3/6 दैट इज 5/6। और अपन को क्या पूछा था? 6 टाइम्स बीटा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। बहुत बढ़िया, आगे समझ में? देखो लिमिट से क्वेश्चन आया था, टफ था क्या? नो सर। नहीं ना।
तो ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आए थे, और ये मैं कहीं कहीं से ला नहीं रहा हूँ या फिर आपको जेई एडवांस पिछले साल का ही करवा रहा हूँ, बल्कि अभी अपन ने लिमिट्स थोड़े दिन पहले ट्राई किया था। तो आपको मैंने कहा था एक्सपांशन हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो लिमिट्स के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो आप कॉन्फिडेंटली ट्राई कर सकते हो। लिमिट्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं बनेंगे, एक तो लिमिट्स के और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आपको आईटीएफ भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, याद है? Yes, उसमें sir. वो tan इनवर्स tan 8 tan इनवर्स tan 5 उसको एक्सपेंशन करना, वो भी सिंपलीफाई करना आपका आता है। आईटीएफ बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा थ्योरी नहीं उसके अंदर, तो बेसिक थ्योरी के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आईटीएफ के भी क्वेश्चन होगा तो एक आध दिन बीच में लेके करवा दूंगा आपको, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। तो देखो एक्सपांशन कितना बड़ा टूल है अपने पास। सबसे पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को हटा दिया था, फिर उसके बाद एक्सपांशन कर दिया। वेरी गुड बच्चों, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ यहाँ पे, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। ये भी जेई के अंदर आया था 2021 में, सॉरी 2022 का, ये 21 का नहीं, 21 का तो करा दिया था मैंने। 2022 जेई एडवांस पेपर 2 में आया था। करो कोशिश। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, बोला अल्फा इज द रीजन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4 एंड वाई 0 से लेके मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। जब मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा था तब मैंने आपको बताया था इसका मतलब, मिनिमम का मतलब समझ में आता, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, याद है किसी को? जो छोटा है वैल्यू फंक्शन को उससे हाँ, जो छोटा फंक्शन होता है उसको ले लेंगे। देखो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना के बना रहा हूँ। मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है? एक ग्राफ, एक फंक्शन एफ एक्स ये रहा, दूसरा जी एक्स मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है? अब आपको बोला गया मिनिमम लो, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कोमा जी एक्स। तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स कोमा जी एक्स का जो ग्राफ लेंगे तो देखो क्या आएगा, जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पहले वो देख लो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हर इंटरवल में जो मिनिमम पोर्शन, अब देखो यहाँ पे येलो और ब्लू में मिनिमम कौन सा है, बोलो? ब्लू वाला, ब्लू वाला। तो नीचे ब्लू है ना, और फिर यहां से लेके यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में छोटा वाला कौन है, ब्लू, येलो सॉरी, तो ये ले लेंगे। फिर आगे में छोटा कौन है, ब्लू वाला पोर्शन, ले लेंगे। फिर आगे में छोटा कौन सा, येलो वाला पोर्शन, तो ये ले लेंगे। तो जो ग्राफ मिनिमम है वो लेंगे। मिनिमम मतलब जो नीचे, तो यहाँ पे ये नीचे था, यहाँ पे ये नीचे था, इन दोनों में ये नीचे था, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उन सारी इंटरवल में जो छोटा पोर्शन है वो ले लेंगे। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो ऊपर वाला ग्राफ ले लेते, ऐसा, ठीक है? चलो अब सोचो थोड़ा इसके बारे में। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है लेंदी हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, तो ये किस टाइप का ग्राफ है? और जी एक्स, शिफ्टेड पैराबोला। हाँ पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 5/12 पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग y एक्सिस। इसका जो ग्राफ होगा, नहीं सोच के बोलो, पूरे एक्स स्क्वायर में ऐड हो रहा है, मतलब पूरे फ्रैक्शन में। सर वाई पे है। हाँ, जैसे ये मानो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका ग्राफ है। अब इस पूरे के अंदर 5/12, एक्स के अंदर 5/12 ऐड नहीं किया, पूरे फंक्शन में 5/12 ऐड किया, तो पूरे फंक्शन में अगर 5/12 ऐड किया तो क्या कर देगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। ये आपका होगा एफ एक्स। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, इसका मतलब एक्स किसके बीच में, सर -3/4 से 3/, नहीं माइनस नहीं। हाँ ठीक है। इसमें -3/4 से 3/4 होगा।
सब लोग ट्राई कर रहे हो ना? हेलो? यस सर। यस यस सर। आज ये लेने का रीजन यही था, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आया कि हमने जो ये हफ्ते कैलकुलस पढ़ा, जितनी भी चीजें पढ़े उसका हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो हमसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। बल्कि आपको मैंने बेसिक थ्योरी पढ़ाई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराया, लेकिन फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हो, मतलब लगभग सारे क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। सर अभी तो हमारे दिमाग में ट्रिक आ जाती है क्या करना है क्वेश्चन में, लेकिन वहां पेपर पे भी आ जाएगी, भरोसा रखो खुद पे, वहां पे भी आ जाएगी, डोंट वरी। कल आप पेपर दोगे ना, आइडिया लग जाएगा संडे को, ठीक है? ओके सर। अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके फिजिक्स सर ने एक ट्रिक, मतलब अब आज डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो उन्होंने भी एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप है ना एक काम ये कर सकते हो, तो आपके पास टाइम सफिशिएंट रहता है, आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, आपको टॉप 10 में तो फिलहाल अभी आना नहीं है। आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आओ, जो कहीं ना कहीं आईआईटी में कोई ब्रांच लेके आ जाओ, ठीक है? अभी फिलहाल अपना टारगेट ये, ठीक है? तो अपन को पूरा पेपर तो सॉल्व करना नहीं है अल्टीमेटली, तो अपने पास टाइम की कमी नहीं रहेगी, ठीक है? यहाँ पे टाइम की कमी नहीं रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैथ्स, मान लो पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप किसको पकड़ोगे, ठीक है? अगर मान लो आप जो जिस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करो, मान लो अगर मान लो फिलहाल बीच में कहीं ना कहीं जाके मैथ्स कर रहे हो, तो मैथ्स में जब करने आए तो एक बार देख लो कि जैसे मैथ्स में मान लो 18 क्वेश्चन आए, 18 क्वेश्चन को एक बार शुरू के 10 मिनट एक बार सारे क्वेश्चन को नजर घुमा लो, 10 से 15 मिनट में 18 क्वेश्चन को देख लिया, सारे को घुमा घुमा के देख देख, मतलब से पूरा डिटेल नहीं देखना, ऊपर से शक्ल देख ली उनकी। और 18 क्वेश्चन में से आपको ये लग रहा है कि यार ये 3 क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है कि मैं बना पाऊंगा इनको इजीली, तो उनको पहले टिक कर लो, ठीक है? फिर मतलब ऐसे एटलीस्ट आपके वो 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, वो 3 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, फिर धीरे 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 मीडियम वाले पे आना, और जो नहीं हो रहे वो छोड़ देना। तो शुरू के 10 से 15 मिनट आप क्वेश्चन सिलेक्ट करने में अपना निकाल सकते हो, हाँ ये क्वेश्चन इजी है, ये मैं कर सकता हूँ, इस पे मैं अपने टाइम इन्वेस्ट करूंगा। चल खेल, फटाफट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर एडवांस में नेगेटिव मार्किंग होती है न्यूमेरिकल्स में? हाँ होती है, पढ़ लेना यार, वो हर साल अपना अपना इंस्ट्रक्शन चेंज कर देते, कभी कभी तो देंगे कभी नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हैंडल कर लेना, हर साल अलग अलग आईआईटी पेपर के पास जाता है। ओके सर। तो देखो यहाँ पे मॉड मॉड एक्स पे लगा हुआ है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है, तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जी एक्स को अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 1 माइनस 4x/3, ठीक है? तो बेसिकली क्या बनेगा, y इक्वल टू 2 माइनस 8x/3। तो ये इक्वेशन किसकी है? अरे बोलो। लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये मैं कब कर रहा हूँ, जब x पॉजिटिव है, तो मॉड x मैंने कब माना, जब x मान लो पॉजिटिव है तो मॉड x को x खोल दिया, तो x को 0 रखोगे तो y 2 आएगा। और x को 3/4 रखने पे चेक कर लेते हैं, 3/4 रखने पे कितना होगा, ये 3/4। इसका आंसर 3 है। आंसर 1 मिनट में बताता हूँ। तो ये देखो, ये समझ में आया? सर अच्छा मैंने सही बनाया ना, ये 3/4 से, हाँ 3/4 से -3 से वो -3/4 से +3/4 में ये ग्राफ आएगा, 0 से ये वाला। और जब आपका x नेगेटिव लेस देन 0 के लिए सोचोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 4x/3। अगेन x को 0 रखोगे तो ये तो वैल्यू यही रहनी है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इधर वाला ग्राफ शायद फिर ऐसा बनेगा। ये बन रहा है क्या ग्राफ, चेक करो आपका भी। हेलो, बन रहा है क्या? यस सर ठीक है। अब दूसरा है 5/12, तो 5/12 इसके नीचे से कहीं ना कहीं जाएगा, तो 5/12 वाला ग्राफ भी यही बना देते हैं, पैराबोला भी। तो अल्टीमेटली देखो ये फिर बन जाएगा, तो दोनों को अगर साथ में बना दो, सॉल्व करते बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे मेरा ऊपर क्या था पॉइंट, ये यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसा बना एक, तो ये थे मेरे 3/4 -3/4। बाकी में तो कितना है, 0 है, तो बाकी का बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो y एक्सिस है। और जो दूसरा ग्राफ था वो पैराबोला, ये
और इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा था 5/12 पे। ठीक है, यही ग्राफ था आपका। यस सर। सर -3/4 कहाँ से आपने पॉइंट किया है? अरे ये दिया है ना मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4 के लिए ये ग्राफ है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4 मतलब एक्स की वैल्यू -3/4 से 3/4 होगी ना। ठीक है सर। मॉड एक्स अगर लेस देन 3/4 है तो एक्स की वैल्यू यही तो होती है, ये याद रखो, याद नहीं है तो मॉड एक्स अगर लेस देन ए तो एक्स किसके बीच में होगा, -a से a के बीच में होगा ना। यस सर। तो फिर यही तो किया है यहाँ पे, मॉड एक्स अगर लेस देन 3/4 है तो एक्स की वैल्यू -3/4 से 3/4, तो -3/4 से 3/4 में ग्राफ ये वाला है। अब उसमें भी अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा, एक्स नेगेटिव होगा तो ये बनेगा, तो ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बना दिए जीएक्स के। ये किसका ग्राफ हो गया, जीएक्स का। और इसके अलावा -3/4 से पहले 3/4 के पास जीएक्स इक्वल टू क्या है 0, तो बचा हुआ ग्राफ क्या है, ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। और ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया, दोनों को कंबाइन किया तो ये ग्राफ आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि फॉर मॉड एक्स, अब देखो ध्यान से, फॉर क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4, एक्स की वैल्यू होगा -3/4 से 3/4 के बीच में, और दूसरा क्या लेना, y ग्रेटर देन 0 एंड मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ दिस। तो एक तो x की वैल्यू -3/4 से 3/4 के बीच में लेना, और मिनिमम, तो इनका मिनिमम कौन सा आएगा पोर्शन, एक तो देखो ये वाला, सर फिर व्हाट हाँ फिर कर्व वाला पोर्शन, और फिर वाला। और y पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव लेना मतलब x एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ हमको कंसीडर करना है, ये वाला। इस ग्राफ का आपको एरिया निकालना है, इस ग्राफ का आपको क्या निकालना है, एरिया। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, जब दोनों लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, कितना आ रहा था -1/2, चेक कर लेना एक बार, और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन किस कहां से कहां तक होगा, -3/4 से -1/2, इसका, इस लाइन का, और ये लाइन कौन सी थी 2 × 1 + 4x/3। फिर यहां से लेके यहां तक -1/2 से 1/2 में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, ये कर्व, इस कर्व का y कितना है x² + 5/12, और फिर लास्ट सर एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको डबल कर देते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हो, एक क्वाड्रेंट का निकाल के डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेके यहाँ तक कर देना, फिर डबल कर देना, फिर 1/2 से 3/4, अगेन वो वाली लाइन 2 × 1 - 4x/3। ठीक है, तो इन सबका इंटीग्रेशन करके ऐड करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इतना एरिया निकाल के डबल कर दो, इतना एरिया निकाल के क्या कर दो, डबल कर दो। क्या आंसर आ रहा था, 1 + 4x इंटीग्रेशन का 1/3 क्या कह रहे हो, 1 + 4x/3 क्यों लिखा सर आपने? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, gx, जब x नेगेटिव है तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है ये, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2 × 1 - 4x/3। ये दिया तो है कर्व gx, सर बोलो। फाइनल आंसर तो 6 शायद। हाँ 6 है, फाइनल आंसर 6 है, करेक्ट। सर वो Very 3 मैंने गलती से बोल दिया था, वो 3 × 2 6 करना है। हाँ 9 अल्फा का फाइनल आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन ये भी इसी था, तो इसलिए मैंने कैलकुलस स्टार्ट ही पहले वीक में किया, क्योंकि आप देखोगे कैलकुलस के क्वेश्चन आए तो बहुत टफ आएगा, लेकिन अगर इजी आया तो इजी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस 2022 का था, दिखने में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली आपने एफएक्स को ड्रॉ किया, जीएक्स को ड्रॉ किया, मिनिमम ले लिया, और फिर उनके बीच में एरिया अंडर कर्व निकाला, तो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था, ये बेसिक लिमिट्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये तो मैं फिर करूंगा आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था, ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, तो ये जेईई एडवांस 2022 का पेपर था। चलो नेक्स्ट, ये भी जेईई का पेपर 2 2022। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ, करो सोल्व। होना चाहिए क्वेश्चन।
इतना आसान नहीं कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी ट्राई करो एटलीस्ट। ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो बता दो। हाँ, लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करो सॉल्व, तब तक मैं भी साइड बाय साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। तो आपका ये हो जाएगा p, y के साथ वाला p, ये हो जाएगा आपका q, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 12 dx, तो हो जाएगा e की पावर 12x। अब लीनियर डिफरेंशियल का पास सॉल्यूशन क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। तो y e की पावर 12x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, y e की पावर 12x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 12x इंटू कॉस ऑफ पाई x बाई 12। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना आता है क्या? पार्ट से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आपको एनसीईआरटी में आपने किया होगा, एक सॉल्व एग्जांपल भी था ऐसा, e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx का इंटीग्रेशन शायद था क्या एनसीईआरटी में, मेरे को जहां तक याद है सर, ऐसा एक क्वेश्चन है हाँ एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को सर, जहां उसमें तक वो आई का टर्म रिपीट हो जाता है, फिर वो कट हाँ जाता है। e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx। अगर बहुत सारे बच्चे इसका रिजल्ट भी याद रख लेते हैं। याद है किसी को रिजल्ट इसका? बाई पार्ट सी ना। हाँ लगेगा बाई पार्ट सी। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी एक मानो, चलो फर्स्ट इसको माना सेकंड इसको माना, कर देते हैं फटाफट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये 12 की पावर 12x। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अब आ रही है? यस सर। यस मैं सर। सॉल्व कर रहा था। सर ये स्टेप में cos bx e की पावर ax है, नीचे a था, ऊपर चला गया। नीचे ताकि चलो आपको याद है क्या रिजल्ट, ये कर के बताओ यार, मेरे से क्यों मेहनत करवा रहे हो इतनी?
करो इसका इंटीग्रेशन, बताओ कितना आता था। सर डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे कर लें इसको। एक बार बता दो याद हो किसी को, तो याद है क्या किसी को? चलो उसी में अप्लाई करो फिर। आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है ये बता दो। चलो हो जाना चाहिए था ये अब तक इंटीग्रेट। तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, कैलकुलेट हो रहा है ज्यादा। हाँ कुछ थोड़ा तो एक्सप्रेशन बड़ा ही आएगा ना, इतना आसान नहीं आएगा, छोटा सा ये मतलब ठीक है फिर भी। चलो पहले मैं इसका 2y equal to 1 मिनट रुको। चलो सॉल्व करो आप लोग तब तक, सॉल्व करो, मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना है, तब तक मैं एक बार रिजल्ट देखता हूँ कितना है। आगे आंसर सर थोड़ा अलग सा है। e की पावर 12x into cos pi x by 12। एक मिनट, हाँ जस्ट एक सेकंड। मिल क्यों नहीं रहा है? मैंने कहीं ना कहीं देखा था इसका एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन। ये इसका इंटीग्रेशन आपको मैं देखा था ना एनसीईआरटी में, नहीं देखा था क्या? मैंने जब नहीं देखा कभी। सर हमें तो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है ना, हाँ पीरियोडिक वगैरह। हमको ये करना है कि भाई जो एफ एक्स बनेगा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पीरियोडिक कैसा फंक्शन होगा। ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। dy by dx को इक्वल्स टू एक cos में माइनस 12y है, उसको देख के गेस कर लेते हैं, y x और y को 0 रख के। कर लो कोई दिक्कत। सर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, बीच में हम एक्स वाई को 0 रख के देख सकते हैं ना। क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? पूरा क्यों नहीं सॉल्व करोगे? तो एक साइन में आ रहा है और एक e की पावर 12x में आ रहा है। ठीक है 1 मिनट। इसका इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया? आप लोगों ने किया है सबने? सर बड़ा अजीब आ रहा है। ठीक है मैं लिख रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, रुको डायरेक्ट आप देख लेना। आना चाहिए था इसका इंटीग्रेशन, आओ करना। सर पता नहीं कहा पाई स्क्वायर भी चला गया, 144 का स्क्वायर भी जा रहा है नीचे। कैलकुलेशन देखो सीखो, अब ये सब चीजें मैं नहीं सीखूंगा आपको, कहीं ना कहीं आपको करो प्रैक्टिस प्रॉपरली। 1 मिनट में इसका आंसर अब लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप मैच कर लेना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ठीक है कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आना चाहिए। आ गया यार ये कौन सा क्वेश्चन था? 2022 का है ना? चेक करो देखो इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है क्या? फाइनल में लिख रहा हूँ e की पावर 12x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर ये टर्म तो आ गई। हाँ ये टर्म आ रही थी, इसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर इंटू कॉस प्लस b इंटू साइन, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर के साथ कॉस। यस सर। हाँ वेरी गुड, पाई एक्स बाय 12 और यहाँ पे पाई के साथ साइन ऑफ पाई एक्स प्लस सी, और इधर आपके पास वही e की पावर 12x इंटू वाई। सर पाई बाय 12 sin पाई स्क्वायर 12। हाँ हाँ क्या कह रहे हो? एक और e की पावर c, हाँ एक और आ रहा है c अपॉन e की पावर 12x। नहीं सर sin पाई x बाय 12 वाली टर्म में पाई बाय 12 आना चाहिए। पाई बाय 12 साइन के साथ
यहाँ पे हाँ सर। यस सर 5/12 हाँ π/12 सॉरी सर, ठीक है, यहाँ पे π/12 है और ये है, क्लियर है? ठीक है, अब e की पावर 12x Yes. को डिवाइड कर दोगे पूरा उधर, तो इधर बचेगा y इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर प्लस ये e की पावर 12x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12 स्क्वायर cos ऑफ πx/12 प्लस π/12 साइन ऑफ πx/12 और एक कांस्टेंट के साथ डिवाइड में e की पावर 12x, ये आपका है, यहाँ तक ये y आ गया आपका। ठीक है, अभी कांस्टेंट c निकालना, तो आपको रिलेशन को दिया होगा, दिया है क्या? हाँ, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो y भी 0 आ रहा है, तो देख लो एक बार, ये 0 रखो तो ये तो उड़ जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 रखो तो ये 1 आएगा, ये 1 बन जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? सिंपल आएगी क्या? नहीं, यहाँ पे x को 0 रखोगे, ठीक है, वो जो भी आएगा c ठीक है, c निकल जाएगा। इसके बाद करोगे क्या ये बताओ? c तो निकल जाएगा, अब f को 0 रखना, y भी 0 आएगा, वहां से c आ जाएगा। ये बताओ इसके बाद क्या करेंगे अपन? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करोगे। यस सर डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी आएगा, उस पूरे एक्सप्रेशन को आपको सर डिफरेंशिएट करना जरूरी है सर? क्यों? अगर हम ये करें कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है सर वो ऑसिलेटरी है, वो फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर नीचे करेगी। ब्रैकेट वाली जो टर्म है देखो, एक में तो आपका आ रहा है e की पावर -12x भी तो आ रहा है साथ में कांस्टेंट के साथ। हाँ सर, कांस्टेंट वाली टर्म को अगर हम इग्नोर करें अभी, ब्रैकेट वाली टर्म ऑसिलेट करेगी। ब्रैकेट में टर्म आ रही है आपके पास इस टाइप की, a cos x प्लस b sin x टाइप की, ठीक है। हाँ सर, हाँ, तो उसको आप भले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना सर? हाँ। और सर जो साथ वाली टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है हमेशा, e की पावर -12x, हाँ डिक्रीज कर रहा है। तो सर कह सकते हैं कि डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। हाँ, एक टर्म आपका इंक्रीज करके भी डिक्रीज कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर, दूसरा टर्म आपका क्लियरली डिक्रीज कर रहा है, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर डिफरेंशिएट नहीं भी करो, क्योंकि यहाँ पे ये आपका देखो दोनों में एंगल तो सेम ही है, ठीक है। a sin x प्लस b cos x है, तो a sin x प्लस b cos x टाइप की इक्वेशन अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, या तो मान लो sin x में कन्वर्ट होगी या तो cos x में कन्वर्ट होगी। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो a sin x, मान लो ये पूरा sin x में कन्वर्ट हो गया, तो sin x बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन दूसरा वाला फंक्शन सिर्फ घटता जा रहा है। तो दोनों को जब आपस में ऐड कर देंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ऊपर और नीचे वो भी होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी क्वांटिटी ऐड हो रही है जो बढ़ रही और घट रही दोनों है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगी भी और घटेगी भी। क्या बाकी समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर बाकी लोग Yes, समझ में आया? ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे, हाँ ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये तो डिक्रीजिंग है, e की पावर माइनस, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो डिक्रीजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो साथ में फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा? अपवर्ड डाउनवर्ड चलता जाएगा, ठीक है, और दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये अगेन ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ही बनेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब सी चेक करो, पीरियोडिक होगा क्या? देखो ये क्या सर? पीरियोडिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है क्या? नहीं, ये तो पीरियोडिक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक ऐसा फंक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होती जाएगी। आ रहा है समझ में? तो सर फिक्स इंटरवल से तो घट रही है। फिक्स इंटरवल से घट थोड़ी रही है, देखो ये हर इंटरवल में अलग अलग घटेगा ना, हर इंटरवल में क्या करेगा? लेंथ अलग अलग घटेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा या फिर x घटेगा तो वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ऐड करने पे फंक्शन पीरियोडिक बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं, तो आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बच्चा क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो,
पीरियोडिक भी नहीं है और ना ही इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो रीजन पहला वाला फंक्शन हो गया और नॉन पीरियोडिक का फंक्शन दूसरा वाला हो गया, क्योंकि उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड हो रहा है, तो उसको पीरियोडिक बनाएगा ही नहीं। आप चाहो तो और चेक करना हो संतुष्टि के लिए, एक्स की जगह एक्स प्लस टी रिप्लेस करके देखना, वो कभी भी फंक्शन आपका एफ एक्स वापस क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो e की पावर 12x प्लस टी बनेगा, तो कभी भी आपके पास एफ एक्स बन सकता है क्या? पीरियोडिक चेक करने का यही तरीका है। हेलो, आया ना? यस सर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ तक तो पहला स्टेप तो बहुत इजी था, सबको दिख रहा था क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया तो दो टर्म्स बनी, तो फाइनली सबसे पहले मैंने y को बनाया, y फंक्शन को, y मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था, फिर उस y को देख देख के मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो सी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बचे हुए तीन ऑप्शन इजी भी थे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और पीरियोडिक। तो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, ना ही पीरियोडिक है, तो बच्चा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। अब आप घर पे अगर आपको ट्राई करना तो ऑप्शन नंबर सी और चेक कर लेना बैठ के। क्लियर है यहाँ तक? सर डिक्रीजिंग कैसे नहीं है, एक बार बताएंगे दोबारा से, क्योंकि आपने कहा कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो ऑसिलेटरी है और साइड वाला डिक्रीज हो रहा है, तो पूरा फंक्शन ही डिक्रीज हो जाएगा। एक बार के तो आपने ये वाला पॉइंट कहा था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, देखो ध्यान से। एक फंक्शन ऐसा जा रहा है आपका, दूसरा फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। अब कोई भी छोटी इंटरवल ले लो, मान लो यहाँ से यहाँ तक लो, 0 से पाई में, और इसको भी मान लो 0 से पाई, थोड़ा बहुत कुछ कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे 0 से पाई में देखोगे तो पाई पाई बाय 2 तक क्या होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, ये और ये ऐड होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, तो कुछ इन दोनों का एडिशन कुछ बिहेव करेगा, उसके बाद ये घट रहा है और ये भी घट रहा है, तो अगेन बिहेवियर चेंज हो जाएगा दोनों का एडिशन का। तो क्या Yes, sir. फिक्स हो रहा है कुछ कि सिर्फ बढ़ रहा है सिर्फ घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, दोनों चीजें हो रही है, तो क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा? नहीं होगा सर। नेक्स्ट, लिमिट का क्वेश्चन आया था, ये ट्राई कर लो, हो पा रहा हो तो। ध्यान से सर इसको शांति से करो। समेशन बनाना है क्या? हाँ, पहले तो एफ एन को सिंप्लीफाई करो, समेशन को। एफ एन को ध्यान से देखो और फिर बाद में लिमिट अप्लाई करो। एफ एन कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, चेक करो। और फिर उसमें लिमिट चढ़ा दो और देखो कौन सा फॉर्मेट है ये क्वेश्चन का। ये देखो इस एंड को तो छोड़ ही देना, क्योंकि इसका तो मतलब ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टर्म देखो ध्यान से, इनमें कुछ कॉमन है क्या? सर एन स्क्वायर का टर्म ना सेम है ऊपर नीचे, हाँ, कोफिशिएंट मतलब माइनस का फर्क है। देखो, हाँ, 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस 3n स्क्वायर, माइनस 3n स्क्वायर, सब में माइनस 3n स्क्वायर होगा, लास्ट में 7n स्क्वायर क्यों होगा? और बाकी टर्म में नीचे क्या आ रहा है, 4n प्लस 3n स्क्वायर, हाँ 8n प्लस 3n स्क्वायर, 12n प्लस 3n स्क्वायर। इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो समेशन के टर्म्स में एक बार, यहां से यहां तक देखो, लिख पा रहे हो किसी के समेशन के टर्म्स में, r बराबर 1 से लेके जहां तक भी जा रहा हूं, समेशन के टर्म्स में लिख पा रहे हो तो एक बार ट्राई करो। देखो एक एक टर्म को देखो ध्यान से, 16, 32, 48,
समेशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, समेशन r बराबर 1 से n, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड दिखे। और देखो सेकेंड टर्म क्या क्या है, 5n फिर n फिर -3n, और लास्ट वाला टर्म 3n स्क्वायर 3, तो वो तो फिक्स ही है। सर नीचे तो 4rn प्लस 3n स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, नीचे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू r इंटू n प्लस 3n स्क्वायर, क्योंकि आप देखो r को रखा आपने 1 तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, r को रखा 2 तो सेकंड टर्म आ जाएगा, r को रखा 3 तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ये सबको समझ में आया? r को रखा n तो लास्ट टर्म आ जाएगा। क्या डिनोमिनेटर समझ में आ गया? यस सर। अब न्यूमरेटर लिखो, 16 32r 48r, तो क्या लिखूं फर्स्ट टर्म को? 16r, वेरी गुड। 16r, r को रखोगे 1 तो 16 आ जाएगा, r को रखोगे 2 तो 32, r को रखोगे 3 तो 48। अब बच्चा क्या टर्म है देख लेते हैं उसको। अगला टर्म क्या है, 5n n माइनस 3n, 5 माइनस 4r, तो ये क्या दिख रही है आपको? AP, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -4n है। इसका nth टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1, तो इसको कैपिटल में लिख देते हैं, या फिर r लिख लेते हैं, rth टर्म a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, -4n। चेक कर लेना कहीं गलती हो तो बताते चलो। 5n प्लस -4rn प्लस 4n, तो ये कितना, 9n माइनस 4rn, ये आ रहा है क्या? सर बट लास्ट वाली टर्म मैच नहीं कर रही है। तो कोई गड़बड़ कोई? हाँ सर, सेकंड वाली टर्म के लिए तो यही आ रहा है। फर्स्ट टर्म n को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 रखोगे तो, सर r को रखेंगे। हाँ r को, सॉरी r को 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, r को 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ रही है, r को n रखेंगे तो, r को n रखेंगे तो लास्ट टर्म आ रही है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7n स्क्वायर भी है, ठीक है, तो इसको पहले अलग करोगे, देखो 3n स्क्वायर तो सब्सट्रैक्ट हो रही है सब में से, 7n स्क्वायर को क्या लिखोगे, बेसिकली लास्ट टर्म आपकी क्या गिवन है, लास्ट टर्म को रीराइट करो, 25n, इसमें से 3n स्क्वायर अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा, -4n स्क्वायर, ये बचेगा ना? यस सर। ठीक है, तो इस लास्ट टर्म में एक तो 16r है, तो r की जगह भी क्या रखेंगे, n रखेंगे, r की जगह n रखेंगे, और यहाँ पे भी अगर n रखेंगे तो दो क्या आएगा, 16n प्लस माइनस, हाँ प्लस 9n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25n माइनस 7 स्क्वायर। देखो बन रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो बन रहा है क्लियरली। तो देखो आपका फर्स्ट टर्म, जनरल टर्म कैसे निकाला, फर्स्ट टर्म 16 32 48 था, तो जनरल टर्म कितना आ गया, 16r आ गया, और सेकंड जो टर्म था वो इस तरह से बन रहा था, ये AP था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो इसकी जनरल टर्म लिख दी, तो सेकंड टर्म आपका क्या बना, प्लस में चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हो तो और बता देना, सेकंड टर्म आपका क्या बना, 9n माइनस 4rn, ये सेकंड टर्म बना, और लास्ट टर्म क्या बनेगा आपका, बोलो, -3n स्क्वायर। -3n स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ चेक करो एक बार, ठीक है, तो समेशन r बराबर 1 से लेके n, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 16r, यहां से n कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस 4r माइनस 3n स्क्वायर, ये जनरल टर्म है आपका, और नीचे आपका आ रहा है 4rn प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमारा आ गया, यहाँ तक, तो यहाँ हमने इसका जनरल टर्म लिख दिया, ये Fn है आपका, और इसमें एक n भी ऐड अलग से, तो Fn इक्वल टू बेसिकली क्या है, Fn इक्वल टू n प्लस दिस टर्म, n प्लस दिस टर्म, ये आपका Fn आ गया, ठीक है यहाँ तक। और कुछ कर सकते हो, और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है कि n स्क्वायर और ये n वाला कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे 4rn आ रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4rn क्रिएट होगा,
है ना, और यहाँ से माइनस का 3n², तो अलग अलग करने पे कैंसिल आउट होगा क्या कुछ? हाँ देखो, यहाँ से 4rn और यहाँ से माइनस 4rn माइनस 3n², और नीचे भी वही है, तो सेपरेट आउट कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये। देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ऊपर न्यूमरेटर में देखो ध्यान से क्या क्या है। न्यूमरेटर में ये है आपके पास 16r, ये जब n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ एक तो आएगा 9n, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 4rn, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 4rn, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 3n², और डिनोमिनेटर में भी 4rn प्लस 3n²। एक बार चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। ये बन रहा है, यस ये बन रहा है। सर अब इसको जब सेपरेट आउट करेंगे तो एक कट के एक 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n² माइनस का 1। अच्छा समेशन भी है, माइनस समेशन 1। समेशन 1 कितना होता है? n हो जाएगा। हाँ समेशन 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन 1 बचा तो वो कितना हो जाएगा n, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे n लिख देंगे, और ये n और ये n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो आपके पास देखो ये फाइनली बेसिकली उन्होंने बहुत इजीली दिया हुआ था, समेशन आपका fn जो दिया हुआ था वो ये आया मेरे पास। समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n, क्या क्या बचा मेरे पास 16r प्लस 9n। सर अब 8 से डिवाइड करना है इसे। एक मिनट पहले यहाँ तक तो लिखे, और इधर क्या बचा 4rn प्लस 3n²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से, नो सर। ठीक है। डिनोमिनेटर से n ले लेंगे तो थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है। हाँ नीचे से अगर n कॉमन ले लोगे, ठीक है। और अच्छा पूछा क्या था क्वेश्चन में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, fn पे। इस fn पे लिमिट n टेंड्स टू क्या लगाना है, इन्फिनिटी लगाना है, तो लिमिट भी लगा देते हैं। अच्छा इसको देख के अब कुछ याद आ जाना चाहिए आपको, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन, ये कहाँ पे देखा था? इंटीग्रेशन बन जाता है इसका। हाँ इंटीग्रेशन में क्या करते थे वो, क्या कौन सी टर्म क्रिएट करते थे? ऐसा क्वेश्चन देखा था ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन वाला आता था, हम क्या वाली टर्म क्रिएट करते थे? 1/n की। 1/n क्रिएट करते थे, और क्या क्रिएट करते थे? r/n क्रिएट करते थे। r/n। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, याद आ रहा है लिमिट्स में। यस सर, r/n को x बोल देते थे, और 1/n 1/n को आपका dx वगैरह में चल जाता था, और लिमिट्स आपकी चल जाएगी r/n की। याद आ रहा है? यस सर। आपने किए थे ना ऐसे क्वेश्चन लिमिट्स वाले, जिसमें r/n का टर्म क्रिएट होता है, ठीक है। चलो अब इसमें r/n अगर क्रिएट करना तो क्या कर देंगे, अब देख लो फटाफट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। r/n क्रिएट करना, ऊपर नीचे r से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे r से डिवाइड, सॉरी r/n क्रिएट करना ना, सॉरी, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे कैसे डिवाइड कर दोगे, n से। तो नीचे तो r/n क्रिएट नहीं हो रहा है, तो नीचे कैसे करना पड़ेगा? अच्छा हाँ ऊपर नीचे n से करोगे तो यहाँ पे बनेगा 4r प्लस n², n बचेगा। एक 1/n भी चाहिए मुझे, तो डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लेंगे, n, क्योंकि 1/n का भी टर्म चाहिए रहता है, उसको हम dx लिखते हैं, तो हो जाएगा 16r/n प्लस 9, है ना। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4r/n प्लस n, और डिनोमिनेटर का क्या कॉमन लिया अपन, सॉरी 4r/n प्लस 1, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लिया 1/n। सर वो 3n था नीचे। गायब हो क्या हुआ? सर 3 भी आएगा n के साथ में नीचे डिनोमिनेटर। 3। अब सही है। यस सर। अब आप रिप्लेस कर देना लिमिट्स को, आपको सिखाया था। r/n की जगह x लिख देना, सॉरी r/n की जगह क्या लिख देना x, और 1/n की जगह लिख देना dx। और इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन और लिमिट इंटीग्रेशन में हट जाएगी, तो हो जाएगा 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, 1/x की जगह dx। 1 से लेके n तक है, तो r की वैल्यू जब 1 रखोगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, और r की वैल्यू जब n रखेंगे तो n/n क्या हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, हेलो, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना, अलग अलग सेपरेट आउट कर देना, हो जाएगा सॉल्व।
तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन इसका था। सबसे पहले तो इन्होंने समेशन का सॉल्व करवाया, उसमें भी आपको देखो ध्यान से मैंने कुछ किया नहीं है, हर टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व किया और हर टर्म को जनरलाइज लिख दिया। 16, 32, 48 को लिख दिया 16r, डिनोमिनेटर में 4n, 8n, 12n आ रहा था तो उसको लिख दिया 4rn, और सब में 3n स्क्वायर ऐड हो रहा था तो 3n स्क्वायर ऐड कर दिया। फिर सेकंड टर्म एक एपी थी तो एपी का जनरल टर्म लिख दिया, और लास्ट में सब में 3n स्क्वायर माइनस हो रहा था तो माइनस 3n स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, अलग अलग किया तो n और n भी कैंसिल आउट हो गए, फाइनली ये आ गया। इसको देखते ही मेरे को r बाई n का टर्म क्रिएट करने की कोशिश करा, क्योंकि ये देखते थे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, r बाई n को x बोल देते हैं, 1 बाई n को dx बोलते हैं, और लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएगी समेशन के हिसाब से 0 से 1। क्या है, समझ में आया? सर अपर लिमिट 1 कैसे आए? अपर लिमिट 1 कैसे? क्योंकि यहाँ पे समेशन की वैल्यू r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर n तक जा रही है। तो जब लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, जब r को 1 रखोगे, तो r को 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई n, n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और अपर लिमिट में r की वैल्यू क्या रखोगे, n रखोगे, तो r की जगह जब n रख दोगे तो n बाई n कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। r बाई n को x बोला है आपने, यस सर, यस तो सर। r को n रखोगे तो n बाई n कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, तो अपर लिमिट 1 आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। तो देखो ये 2022 का पेपर है आपका, ध्यान से देखोगे तो टफनेस लेवल इतना है नहीं, बस क्वेश्चन को वहां पे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, चीजें अपने आप सॉल्व होगी, बीच में गिव अप नहीं करना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इन सबको लेकिन यहाँ पे आके छोड़ नहीं देना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली, प्रैक्टिस करो इसकी, और देखोगे भाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, चलो एक और ये वाला देख लो फटाफट। fx दिया हुआ, ये भी जेई का क्वेश्चन है 2021। x square minus 3x minus 6 upon x square plus 12x plus 4, f is decreasing in the interval this, f is increasing in the interval this, इसका रेंज और ऑन टू। अच्छा, रेंज निकालना आता है आपको? ऐसा सिखा रहा है रेंज के क्वेश्चन डायरेक्ट? सर y मान के करते हैं। हाँ, y मान के करते हैं, फिर x में क्वाड्रेटिक बनती है, उसका d क्या कर देते हैं, बोलो? x रियल नंबर है ना? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे। ये तो क्वेश्चन क्लास में भी करा रखा था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले के याद है जब फंक्शन पढ़ते थे। तो रेंज ऑफ fx, तो रेंज ऑफ fx निकालना तो बहुत आसान है, इसको y मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x स्क्वायर की टर्म एक साथ कलेक्ट करना, x की टर्म अलग कलेक्ट करना, कांस्टेंट टर्म अलग, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जैसे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के तो y में रिलेशन आ जाएगा, वहां से आपका रेंज आ जाएगा। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, कोडोमेन इक्वल रेंज कर देंगे। हाँ, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होगी तो ही ऑन टू होगा, तो रेंज तो ऑलरेडी अपन निकाल के बैठे ही हैं, तो उसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। कोडोमेन आपको ऑल रियल नंबर देख लिए, तो आप एक बार रेंज निकाल के देख लेना, रेंज आपके अगर ऑल रियल नंबर है तो ऑन टू हो जाएगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, f डैश x निकाल के सर। f डैश x निकाल के देख लेना इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है? यस सर। 2021 का क्वेश्चन था, कर लोगे घर पे ट्राई? क्या यस सर, कर देंगे। ये करना तो चलो अगला कर लेते फिर अपन, ये वाला ट्राई करते हैं। f माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 r बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, f ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 3 f ऑफ t dt इक्वल टू 0 दिया है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा लेवल का है। fx इक्वल टू दिस, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से पाई बाई 3, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से पाई बाई 3, और लिमिट सॉल्व करवाइए बचे हुए ऑप्शन में। एक ये क्वेश्चन आया था और एक और क्वेश्चन मैंने आगे रखा है। क्या दो, ये एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एरिया अंडर कर्व का, एक मिनट मुझे देखने दो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अगेन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 2021, और ये एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन और हमको देखने फटाफट। हाँ, ये अच्छा, आपका जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो सब लोग जब टाइम निकाल के उसको कर ही देना।
सर सर रिजल्ट तो आया नहीं तो पता कैसे चलेगा? अरे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही करोगे ना, 30 अप्रैल अभी थोड़ी है, 2 दिन बाद है। सर हमारा 12th का रिजल्ट भी उससे पहले आ जाएगा? पता नहीं 12th का कब आएगा। किस तरह से हुआ सर ये वाला क्वेश्चन? करो, सोचो थोड़ा सा, जल्दी से बताता हूँ, ट्राई करो खुद से पहले। ये टफ था थोड़ा। क्वेश्चन सर क्या है क्या है पूरा समझ नहीं आ पा रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है -π/2 से π/2, इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है, कंटिन्यूस है यहाँ पे, मतलब -π/2 से π/2 में कंटिन्यूस फंक्शन, 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। करते हैं मिलके सॉल्व, चलो सब लोग अपना अपना आउटपुट देते रहना। -π/2 से π/2 में बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन को समझो पहले, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, यही बोला ना, हाँ मतलब ये वाला कोई पॉइंट है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। 0 से π/3 f(t) dt इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि कुछ एरिया ऊपर होगा कुछ एरिया नीचे होगा मिला जुला के 0 होगा। हाँ, 0 से π/3 में उस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, f(t) लिखूं f(x) लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेट में तो x की जगह t भी लिख सकते हैं। तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से π/3 में, 0 से लेके इसमें π/3 में फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो 0 कब आता है? कुछ एरिया अबव लाइन हो कुछ एरिया बिलो लाइन हो, मतलब इक्वल एरिया, और फिर उसको प्लस किया तो 0 पे। हाँ, या तो फंक्शन पूरा के पूरा 0, तो एरिया एक तो 0 आ जाएगा, समझ आ रहा है, y इक्वल टू या तो 0, या फिर कुछ ग्राफ पॉजिटिव हो कुछ ग्राफ नेगेटिव हो, दोनों का ओवरऑल एल्जेब्रिक सम कितना आ जाए? 0 आ जाए। क्या बात समझ में आती है? अब देखो ग्राफ स्टार्ट तो यहां से होगा, ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? यहां से। तो अब आपको यही सोचना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने आपको अभी गिवन डेटा समझा दिया, एक तो कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, -π/2 से π/2 में फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी f(0) की वैल्यू 1 है, मतलब यहां से इस पॉइंट पे वैल्यू 1 है, और 0 से π/3 में एरिया 0 आ रहा है। एरिया क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब आपको सोचना है कि अगर मान लो fx की वैल्यू ये है, fx इक्वल टू, मतलब बेसिकली fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 3 cos 3x, fx minus 3 cos 3x इक्वल टू 0, मतलब fx इक्वल टू 3 cos 3x हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से π/3। इसका कम से कम एक सॉल्यूशन 0 से π/3 में होगा, ये चेक करना है। चेक करो, और दूसरा fx इक्वल टू दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से π/3। तो अच्छा, ये चेक करने का तरीका क्या होता है वैसे नॉर्मली? कोई फंक्शन दिया है, उसको कम से कम एक सॉल्यूशन 0 से π/3 में हो, ये चेक करने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल आते हैं तो ठीक है। इससे अच्छा तरीका है और बताओ। सर π/3 से पहले माइनस होगा और एक के बाद प्लस होगा पॉइंट, तो फिर एक रूट लाया करेगा किसी भी इंटरवल में, हाँ किसी भी इंटरवल में अगर आपको चेक करना है, बताया भी था आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ए से बी में अगर फंक्शन का कम से कम अगर एक रूट चेक करना है, तो ए पे मान लो वैल्यू कुछ आ रही है, बी पे वैल्यू कुछ आ रही है, अगर मान लो अपोजिट साइन आ रहा है, क्या आ रहा है? अपोजिट साइन। फंक्शन की एंड पॉइंट पर अगर अपोजिट साइन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार वो ग्राफ को कट करेगा इसे, सॉरी मतलब एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट करेगा ही मिनिमम। तो अगर मान लो ए और बी में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? नेगेटिव, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मतलब उसका एक रूट तो होगा इसी ए और बी के बीच में, मिनिमम एक रूट ए उसका। शायद ट्रू है। हाँ, ए शायद ट्रू है। हाँ तो देख लेते ना, मिनिमम एक रूट तो होगा इसी ए और बी के बीच में। अब आपको इंटरवल क्या दी हुई थी? 0 से π/3। अब इसका चेक कर लो, एफ ऑफ 0 पे अगर इसकी वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और एफ ऑफ π/3 पे π/3 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -3। तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे, तो कहीं ना कहीं एक बार कट करेगा इसे, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है?
इसमें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है और आपने जब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भाई निकाली यहाँ पे तो वो फंक्शन तो अलग ही होगा कंसिडर ना। किया है ना इस ऑप्शन में। यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमको यहाँ कंसिडर करना है बच्चे के ऑप्शन में। यहाँ पे हमको जो फंक्शन कंसिडर किया उसके बारे में सोचेंगे ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया उसके बारे में सोचोगे। नेक्स्ट फटाफट चेक करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी से फटाफट बताओ। ये भी कर लोगे सर ऐसे? इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे 2 बार ऐसे चला गया हो, जाकर फिर आ गया हो। क्या कह रहे हो, वापस बोलो। सर ये एटलीस्ट 1 के लिए मतलब हम ये नहीं इसका मतलब कितनी बार भी हो सकता है, मिनिमम एक बार तो जाएगा ही। ये मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से फटाफट। ए से बी में अगर एक पॉइंट, एक जगह वैल्यू पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आना है, तो आप क्या बिना एक्स एक्सिस को कट कर आ सकते हो? नो सर। नो सर। नहीं आ सकते ना। तो यही बोला, कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। एक से ज्यादा बार कट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम एक बार को कट करना ही पड़ेगा। तो मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन ए से बी के बीच में जरूर होगा। जब भी फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे अपोजिट साइन की होगी तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा एंड पॉइंट पे अपोजिट साइन आ रहा है तो फंक्शन का एक रूट तो हो गई। सेम आप ऑप्शन नंबर बी के लिए भी ऐसे ट्राई कर लेना। ऑप्शन सर नंबर सेम सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी के लिए ये चेक कर लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन यहाँ से उठा के रख देना। अब यहाँ पे अगर x को 0 रखोगे तो क्लियरली देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अपन नीचे का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में टफ दिख रहा था लेकिन पढ़ा तो बहुत आसान निकला। ठीक है, सर बी में सेम आ रहे हैं जो है। अब सेम आ रहा तो फिर जरूरी नहीं रूट हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, घर पे ट्राई कर लेना एक बार हो। इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, मैच कर लेना फिर। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स क्रिएट करना, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अल्फा कॉमा बीटा एक्स, अल्फा बिलोंग्स बीटा बिलोंग्स टू आर। तो आपको यही चेक करना है एफ एक्स क्या है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाएगा 2021 जेई एडवांस पेपर नंबर 2। इसके बाद अगेन 2021 पेपर नंबर 2 में ये क्वेश्चन आया, एक फंक्शन जी एक्स g1x, एक फंक्शन g2x, दूसरा fx दिया हुआ है। बी द फंक्शन सच दैट g1 g2 की दो वैल्यू, हमको g1 और g2 के बारे में दो अलग अलग बता रखा है, और fx दिया हुआ है sin स्क्वायर x फॉर x π/8 से 3π/8 के बीच में। और ऐसा ही एक फंक्शन डिनोट किया गया है इसके बारे में। तो आपको दो ऑप्शन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/π s1, 16/π s1। तो s1 पूछा गया है, तो s1 पूछा गया मतलब i की जगह क्या रख दोगे? i की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। i की जगह 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? π/8 से 3π/8, यहाँ पे i की जगह 1 रख देना तो कितना हो जाएगा? fx इंटू g1x। और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा s2, i की जगह 2 रख देना, खत्म। तो π/8 से 3π/8, s2 क्या आ जाएगा? fx इंटू g2x। ठीक है, g1x के बारे में क्या बोला गया? g1x इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो g2x इक्वल टू ये दिया हुआ है तो इसकी जगह ये रख देना। और fx आपको सिंपल एक्स स्क्वायर दिया है, और क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये भी आपका 21 का क्वेश्चन था, करना ट्राई इसको भी। चलो एक ये लास्ट कर लो। x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रेट करना है 0 से 10 रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1। 0 से 10 का इंटीग्रेशन करना है, रूट के अंदर दिया हुआ ये, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू 9 टाइम्स आई जो आएगी, क्या आएगी सोचो। बाकी दोनों क्वेश्चन आसान थे तो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ये वाले में आप दिमाग लगाओ।
जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था आपको मैंने? फंक्शन को ब्रेक करना जहाँ पे भी वो इंटीजर बने। जहां जहां पे भी वो इंटीजर बन रहा है वहां पे आपको ब्रेक करना। अब ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी के लिए इसके बारे में सोचो, यहाँ पे आपको बोला x 0 से लेके 10 तक, ये पूरा फंक्शन अगर x की वैल्यू 0 से लेके 10 तक है तो ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा पहले ये सोचो, या फिर कुछ भी, चलो चलो दिमाग लगाओ खुद के। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, 0 से तो बराबर थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ भी और लेंथी भी है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन क्या दिया, 10x अपॉन x प्लस 1, तो ये रूट के अंदर है। एक काम करो, इसको कुछ मान लो पहले अलग से, फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं y या फिर z, कुछ भी मान लो, ठीक है। लेट इसको अज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू 10x अपॉन x प्लस 1, एक सिंगल एक्सप्रेशन अज्यूम कर लेते ताकि एक बार इसके बारे में सोच पाए कि ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी किस तरह से बिहेव कर रही है। x की वैल्यू आपके बोला कि 0 से लेके 10, x को हमको लेना है 0 से लेके 10 के बीच में। अब सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, यहाँ से जो फंक्शन y है, ये y कहां से कहां तक लाई करेगा, तो पहले y के बारे में पता कर लेते हैं। ये जो पूरा फंक्शन है कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसकी रेंज, ताकि आइडिया लग जाएगा कि इंटीग्रेशन को अपन को कैसे ब्रेक करना है। इसका रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालने का एक ही तरीका है, x को y के टर्म्स में लिख देते हैं। तो इंटरचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 10x, तो y इक्वल टू 10x माइनस एक्स वाई, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 10 माइनस वाई इक्वल टू वाई। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 10 माइनस वाई। ये आपका x आया, ये आपका क्या आया, x, ठीक है। अब ये x अपन को क्या बोला है, x जो है 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। x मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 10 के बीच में, और x की जगह मैं क्या रख दूंगा, y अपॉन 10 माइनस वाई। ये भी मेरा किसके बीच में लाई करेगा, आपकी आवाज कट गई। हेलो, आ रही है आवाज? जिसको आ रही है। ठीक है, ये समझ में आया क्या करा मैंने? सबसे पहले तो इसको सिंगल एक y मान लेता कि इसके बारे में पहले देख लो ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि इसी में रूट लगा है, फिर इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले इस फंक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आता है, आपको मैंने क्या सिखाया कि आपको यही करना है, उसको इंटरवल में ब्रेक करना है, जहां जहां पे भी वो इंटीजर आ रहा है फिर उसको उसकी वैल्यू लिख देनी। इंटरवल में ब्रेक करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, इसलिए इसको मैंने y मान लिया। इसको क्या मान लिया, y। इसको y मानने के बाद x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इधर वाले एक पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू y अपॉन 10 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, कैसे सॉल्व करते थे, याद आ रहा है? सबसे पहले इनइक्वालिटी याद है ना, वेविक और मेथड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अगर मान लो, तो y अपॉन 10 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी y अपॉन y माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। दो रूट्स इनके प्लॉट कर देते, एक तो है 0 और एक है 10, प्लस माइनस प्लस, मुझे कौन सा चाहिए, नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव मतलब 0 से लेके 10 को एक्सक्लूड करके, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 10 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पास y कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके 10। माइनस से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत थी सर इसमें? कुछ नहीं, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दे, फिर प्लस माइनस प्लस लिख दिया। आप नहीं भी करोगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लाई स्टार्ट नहीं करोगे तो यहाँ से भी माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। इनइक्वालिटी ये सॉल्व करना आता है ना, इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। यस सर, उसको ऊपर नीचे 0 के इक्वेट करके इसके रूट्स निकाल जाते हैं, मतलब पॉइंट्स, ठीक है। और दूसरा आपका था कि y अपॉन 10 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 10, इसको सॉल्व कर लेना। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10 इधर आओगे, 10 इधर लाने के बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 10 10 वाई में 11 वाई 11 वाई, सो 10 10 100 अपॉन y माइनस 10।
10 माइनस वाई आएगा और 10 माइनस वाई को माइनस, जब इसको भी 10 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 वाई माइनस 100 अपॉन वाई माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन इसको प्लॉट कर दोगे तो यहां से मेरे पास दो आई के रूट्स हैं, एक तो कितना 100 अपॉन 11 और एक है 10, तो 100 अपॉन 11 पहले आ जाएगा, दूसरा आएगा 10 यहाँ पे, अगेन वही प्लस माइनस प्लस, मुझे कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आया क्या? तो ये y के बारे में हमने देख लिया कि y, अब देखो अच्छा इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन की यूनियन, ये y का सॉल्यूशन निकाला, समझ में आया, इनइक्वालिटी सॉल्व करवाई इन्होंने और कुछ भी नहीं, यूनियन लेंगे, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना, तो दोनों में एंड की कंडीशन है, क्या लोगे, इंटरसेक्शन। बिना सोचे बोल देते हो क्या, बिना थोड़ा सोचा तो करो, ये कि ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए एंड लेस देन भी 10 होना चाहिए, तो ये इसका भी होना जरूरी है और इसका भी होना चाहिए, दोनों में आपस में क्या है, दोनों कोई ऐसा थोड़ी होगा किसी ये चल जाएगा ये नहीं चलेगा, दोनों का होना जरूरी है ना, कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, आ रहा समझ में? यस सर। तो इस लेस देन ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, लेस देन 10 भी होना चाहिए, कोई अकेला नहीं चलेगा। यूनियन में क्या होता है, या तो ये चल जाए या तो ये चल जाए, नहीं, दोनों के दोनों ट्रू होना जरूरी, कि मतलब ग्रेटर देन 0 लेस देन 10, तो दोनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन, दोनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, तो यहाँ पे आपका देखो ये 0 से 10, 0 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10, तो 0 से 10 ये वाला है, इसका सॉल्यूशन ये वाला है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, ये, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये, मतलब आपका ये जो y था जिसको आपने y माना, ठीक है, ये y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 100 अपॉन 11 तक। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, पहले बोलो जल्दी से। नो सर। समझना क्वेश्चन क्या किया मैंने सॉल्व, पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को y माना और ये चेक किया कि अगर x की वैल्यू 0 से 10 है तो y की वैल्यू किस में लाई करेगी, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके 100/11 तक, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, रूट y और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर ये y की वैल्यू 0 से 100/11 में लाई करेगी तो रूट ऑफ y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके इसका रूट ले लोगे तो 10 अपॉन रूट 11 तक, 10 अपॉन रूट 11 तक। ठीक है, अब इसका क्या लिया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका क्या लिया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी वो चेक करते हैं। ठीक है, 10 अपॉन रूट 11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, रूट 11 कितना आएगा, नियरली किसके आसपास आएगा, 3 के आसपास। 3 के आसपास, क्योंकि रूट 9 3 होता है तो ये 3 के आसपास आएगा। 10 को अगर 3 के आसपास से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो, 3 के 3 पॉइंट समथिंग सर। ना, चेक कर लेना एक बार फिर भी, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू आएगा, 0 से लेके 3 पॉइंट समथिंग, बेसिकली ये क्या है, 0 से लेके 3 पॉइंट समथिंग, तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या क्या इंटीजर आएंगे, 0 1 2 और 3। वेरी गुड, तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमको जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसकी वैल्यू क्या क्या लाई कर रही है, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एक्चुअली, अब अभी आपको फिर अब x की लिमिट्स आपको सोचनी पड़ेगी। अब x की लिमिट क्या क्या रखेंगे, अलग अलग केस बना बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पता किया, इस पूरे फंक्शन के बारे में, रूट y के बारे में। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब जब पहला केस कि ये जो हमने माना था उसकी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? अब देखो ये क्वांटिटी जो आ रही है ये हमको कहां पे ब्रेक करनी है, इंटीजर्स पे। कहां पे ब्रेक करनी है, इंटीजर्स पे। तो ये इंटीजर्स क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले इंटीजर क्या होगा, 0 से 1। अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। हम ऐसे सॉल्व करते थे ना, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से लेके 5 कैसे सॉल्व करते थे इसको, बोलो जल्दी से।
1 से पहले 2, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4, ऐसे ब्रेक करते थे। 1 से 2 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3। याद आ रहा है? और यहाँ पे अगर x² होता था और 0 से लेके मान लो 2 तक बोलता था, क्या करते थे? बोलो। 0 से 1 0 से पहले 1, 0 से 1 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 आ जाएगी। फिर 1 से कहां तक जाते थे? √2 तक। √2 तक। तो 1 से √2, x की वैल्यू 1 से √2 है, तो x² की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। फिर क्या कहां से कहां तक? √2 से लेके कहां तक? √3 तक। तो x की वैल्यू √2 से √3, तो x² की वैल्यू 2 से 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2। और फाइनली √3 से लेके कहां तक जाते थे? 2 तक। तो 3 से लेके 4, 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 3। तो ये बेसिकली एक फाइनाइट वैल्यू देता था। याद आ रहा है? तो सेम काम यहाँ पे इसमें भी करना है कि ये जो क्वांटिटी पूरी दी हुई है, सबसे पहले ये जब 0 से 1 होगी तो इसकी वैल्यू अगर 0 से 1 हो तो उसके पहले उसके करस्पॉन्डिंग x निकाल लेना कि ये 0 से 1 किस x पे होगा। ठीक है, फिर रूट के अंदर है तो फिर रूट के अंदर है तो इसको या तो आप रूट के बाहर वाले को अगर सॉल्व करना है, रूट के अंदर वाली को सॉल्व करना है। सर हम 10 तक जाएंगे या 3 तक जाएंगे? सुनो ध्यान से, एक मैं बता रहा हूँ। x की वैल्यू तो 10 तक है, अपनी y की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू पहले 0 से 1 कितनी है इसका चेक कर लेना। अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा है? ठीक है, अब ये रूट के अंदर है तो ये वैल्यू अगर 1 से 4 होगी तो इसका रूट किसके बीच में होगा? 1 से 2 होगा। केस 1 देखो, इसको पहले ये वाला कंसीडर कर लेना कि जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में। सेकंड केस, जब ये वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में। आ रहा है समझ में? यस सर। यहाँ से आपके पास x आ जाएगा तो आपको पता चलेगा x की लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक करनी है और लास्ट कहां तक करोगे? 4 से 9 4 से 9। इस 10x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू 4 से लेके 9 के बीच में चेक कर लेना। क्लियर है? यस सर। तो ये 3 केस बनाने पड़ेंगे आपको। इन 3 केस में इसको सॉल्व करोगे तो x के बारे में पता चल जाएगा, x की लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक करनी है। फिर इसको सॉल्व करना, x की लिमिट पता चल जाएगी, इसको सॉल्व करना, x की लिमिट पता चल जाएगी। तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट्स को ब्रेक कर करके सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनल आंसर इसका निकाल लेना जो भी है, लेकिन ये इसका आंसर ये तरीका होगा। ठीक है, टाइम मिला तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको हुआ तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या फिर फाइनल आंसर की इसकी भेज दूंगा। इसका आंसर 182 आएगा, तो एक बार चेक कर लेना घर पे सॉल्व करके। फाइनल आंसर 182 अगर आ रहा है मतलब आपका ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमने किए 2021 और 22 के, कहीं ना कहीं उसमें सिंप्लीफिकेशन ही था, मतलब इतना टफ लेवल नहीं था, बेसिक लेवल पे कराए गए। ठीक है, तो घर जाके एक बार और इनको देख लेना। तो 2021 और 22 के जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चन थे, डिफरेंट मतलब ज्यादातर जितने सारे तो कवर नहीं हुए, लेकिन 80 to 90% ने ले लिए 2020 और 21 के। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में अपन एक तो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे, और दूसरा 2020 के और 2019 के अगर मेरे पास अच्छे कुछ क्वेश्चन हुए तो मैं वो वाला आपकी क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत भेज रखा है आपको? अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्लास एक्चुअली स्टार्ट होने वाली, उधर 5 मिनट लेट हो गया। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर्सनल पे भी कर रखा।